Morning class, we will continue the same chapter in history, that is rise of nationalism in Europe. And in the previous video we were discussing about the visualization of the nation. हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे उस समय के रिवॉल्यूशनरीज नेशंस को विजुअलाइज करते। मैंने बताया था कि सभी, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन्स हो, सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नेशन को मदरलैंड के रूप में देखते हैं और मदरलैंड के रूप में ही पोर्ट्रे करते हैं। तो वैसे ही जो स्पेशली हम यहाँ पे दो केस डिस्कस करेंगे, फ्रांस का और जर्मनी का। फ्रांस और जर्मनी। अब फ्रांस और जर्मनी की फीमेल एलेग्रीज, एलेग्रीज क्या होती है? एलेग्रीज उन्हीं फीमेल फिगर्स को बोलते हैं। एलेग्रीज आर द फीमेल फिगर्स। तो फ्रांस की फीमेल फिगर कौन थी? उनका नाम था मैरियाने। और जर्मनी की फीमेल फिगर का नाम क्या था? जर्मेनिया। ओके, तो अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि मैरियाने में क्या था ऐसा और वो क्या पोर्ट्रे करती है। देखिए, कोई भी चीज पोर्ट्रे करती है तो कुछ ना कुछ आइडियाज, कुछ ना कुछ थॉट्स को दिखाती है। ठीक है, तो अब मैरियाने, जैसे अगर हमने बात की थी कि हमने एग्जांपल दिया था भारत माता का। भारत माता क्या पोर्ट्रे करती है? भारत माता हमारे देश मदरलैंड, मातृभूमि को पोर्ट्रे करती है, उसको तो हमारे कल्चर को भी पोर्ट्रे करती है। हाथ में तिरंगा झंडा लिया की रहती है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की फोटो बनाई थी, उसके हाथ में पुस्तक थी, क्लोथ थी, तो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही है। पुस्तक मतलब एजुकेशन, क्लोथ मतलब सबके पास वस्त्र हो। तो मतलब जो भी सिंबल पोर्ट्रे किया जाता है उस सिंबल में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ऐसे ही कोई सिंबल नहीं बना दिया गया। सिंबल कुछ ना कुछ आइडिया और थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि मैरियाने किस बात की, किस तरह के थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। मैरियाने, ठीक। तो मैरियाने का पहले आप देखेंगे कि फीमेल फिगर कैसा है। तो इट वाज अ फीमेल फिगर व्हिच वाज यूज्ड टू पर्सोनिफाई द नेशन। पर्सोनिफाई करना मतलब उसको जीवित रूप देना, पर्सन का रूप देना। ठीक है, वास्तविकता में मैरियाने नाम की कोई औरत एग्जिस्ट तो करती नहीं। मैरियाने मतलब हमने जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने अपनी भूमि को ही मैरियाने मदरलैंड के रूप में पोर्ट्रे कर रखा है, तो उसी को पर्सोनिफिकेशन दे दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन the Marianne represented ideas of justice, liberty and republic। ये तीन आइडियाज मैरियाने रिप्रेजेंट करते हैं। जस्टिस मतलब न्याय, लिबर्टी मतलब आजादी, रिपब्लिक मतलब गणराज्य। तो ये तीनों आइडियाज, यानी तीनों चीजों के लिए ही जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो लड़ रहे थे और उन्होंने मैरियाने को अपना फीमेल फिगर के रूप में यानी पोर्ट्रेट किया था, अपनी माता के रूप में, तो मदरलैंड के रूप में पोर्ट्रेट किया था। तो ये आइडियाज रिप्रेजेंट करते थे मैरियाने। ठीक है, they were represented through different objects or symbols. Attributes of liberty are the red cap or the broken chain. Red cap एक पहनी रहती है मैरियाने। रेड कैप वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेड कैप रिप्रेजेंट करता है आइडियाज ऑफ लिबर्टी, ब्रोकन चेन और रेड कैप दोनों। ब्रोकन चेन का मतलब क्या? जंजीरों में बंधा होने का मतलब कि हम गुलामी में बंधे हुए, और जैसे ही जंजीरें टूट जाती हैं यानी हम लोग आजाद होते हैं। तो लिबर्टी का आइडिया रेड कैप और ब्रोकन चेन से। रेड कैप में हमें एक विशिष्ट कैप यानी हम आजादी मिली। पहले हम किसी और टोपी पहन के जी रहे थे, किसी गुलामी की जंजीरों में और गुलामी की टोपी पहन के जी रहे थे, वैसे ही अब रेड कैप मतलब अब हमारी आज़ादी की हमें छत मिल गई है, हम आज़ाद हो गए हैं और ब्रोक चेन हमारे टूट गए, हमारी जो भी गुलामी की जंजीरें हैं वो टूट चुकी हैं। ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जस्टिस आप लोगों ने देखा होगा ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन को देखा होगा आप लोगों ने कि
मूवीज में भी देखा होगा कि एक न्याय की देवी होती है जो आंख में पट्टी बांधी होती है, और ठीक है, और उसके हाथ में बैलेंसेज होते हैं, वेइंग स्केल्स होते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जस्टिस रिप्रेजेंट करता है। और आंखों में पट्टी क्यों बांधी होती है? आंखों में पट्टी इसलिए बांधी होती है क्योंकि न्याय जो है वो इम्पार्शियल होता है, किसी की तरफ पार्शियलिटी से देखता नहीं, मतलब पूरी तरीके से निष्पक्ष होता है, ठीक है, विदाउट एनी टाइप ऑफ बायसिंग, किसी भी तरह से बायस नहीं होता जस्टिस, ठीक है। तो कोके मैरियाने वाज डिस्प्लेड इन मैनी प्लेसेस इन फ्रांस एंड हैड अ प्लेस ऑफ ऑनर इन द टाउन हॉल्स एंड द लॉ कोर्ट्स। लॉ कोर्ट्स जो भी वहाँ की कोर्ट्स थी फ्रांस की, और जो टाउन हॉल्स थे वहाँ पे मैरियाने के मूर्तियां लगी हुई थी, और वो यही नेशनलिस्ट आइडियाज जो फ्रांस के थे उसको रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जर्मेनिया की। जर्मेनिया क्या आइडिया रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए, जर्मेनिया का जो सिंबल है बहुत ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जर्मेनिया किस किस तरीके के सिंबल्स को पहने हुए हैं, ठीक है। जर्मेनिया का जो फिगर है वो क्या क्या सिंबल्स पहने हुए और वो क्या क्या आइडियाज को रिप्रेजेंट, हर एक सिंबल जो उसके शरीर पर है वो हर सिंबल कोई ना कोई आइडिया रिप्रेजेंट करता है। तो वो आप बुक में जर्मेनिया का सिंबल देख सकते हैं और उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैं सिंबल्स की बात करने जा रहा हूँ उससे कनेक्ट करते जाइए और देखते जाइए कि कौन कौन से आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोकन चेन्स। ब्रोकन चेन्स, ब्रोकन चेन्स जर्मेनिया ने भी टूटी हुई जंजीरें पहन रखी है। तो टूटी हुई जंजीरें क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बीइंग फ्री, ठीक है, आजादी, आजाद हो गए, बीइंग फ्री। अब बात करते हैं सेकंड एट्रीब्यूट की। सेकंड एट्रीब्यूट क्या है? ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। एक कवच पहन रखा है जिसमें एक ईगल का निशान बना हुआ है, चील का निशान बना हुआ है। वो चील का निशान जो छाती पर उन्होंने कवच पहन रखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ताकत को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। क्राउन ऑफ ओक लीव्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्राउन ऑफ ओक लीव्स रिप्रेजेंट कर रहा है हीरोइज्म, हीरोइज्म, ठीक है। अब स्वॉर्ड, स्वॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडीनेस टू फाइट। हाथ में तलवार लेने का मतलब क्या है? तैयार रहना, लड़ने के लिए तैयार रहना, रेडीनेस टू फाइट। ठीक, ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है विलिंगनेस टू मेक पीस। मतलब स्वॉर्ड के अराउंड ओलिव ब्रांचेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पीस की इच्छा रखना, विलिंगनेस टू पीस। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। और जर्मनी का जो ट्राई कलर है, जर्मनी का जो नेशनल फ्लैग है उसमें ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, आजादी चाहने वाले लोगों का फ्लैग, झंडा, फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, ठीक। और रेज ऑफ द राइजिंग सन, जागते हुए सूरज की किरणें, मतलब या उगते हुए सूरज की किरणें, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत। तो ये था आपका जर्मेनिया सिंबल जो
ग्रीन फिगर था जर्मनी का, उसको जर्मनिया कहते हैं। वो जो भी एट्रीब्यूट्स अपने ऊपर धारण कर रखा है वो एट्रीब्यूट्स कुछ चीजों को कुछ ना कुछ आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, वैसे आपके बुक में दिया हुआ है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बाल्कन्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है लॉन्ग में। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द बाल्कन्स? देखो बाल्कन्स एक एरिया था, बाल्कन कुछ नहीं, बाल्कन बहुत सारे कंट्रीज से मिलकर बना हुआ एक एरिया है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वहां पे एथनिक वेरिएशन है। एथनिक वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि कल्चर्स और कम्युनिटीज अलग अलग है और बहुत सारी कंट्रीज से मिलकर बना है। कौन कौन सी कंट्रीज है देखिए, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, इतनी सारी कंट्रीज से मिलकर बना है बाल्कन। तो आप बुक में सारी कंट्रीज के नाम पढ़ सकते हैं। और यहाँ के जो भी इनहैबिटेंट्स थे उनको क्या कहा जाता है? स्लेव्स। ठीक है, वो एक तरीके के गुलाम ही थे। किसके गुलाम थे? या कोई ना कोई तो ऐसा साम्राज्य होगा जो यहाँ पे स्थापित होगा जिसकी गुलामी कर रहा है। वो साम्राज्य स्थापित ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर शासन कर रहा था। कब से शासन कर रहा था? 15वीं शताब्दी से शासन कर रहा था। 14th सेंचुरी में। कब से? 1432 में, जब इसने यूरोप के ऊपर अटैक किया था कॉन्स्टेंटिनोपल पे, जब वहां के सारे यूरोपियन भाग गए थे, तब वहां पर ये टर्किश रूल, ये टर्किश थे, सारे तुर्की लोग थे जिन्होंने यहाँ पर शासन स्थापित किया। तो सारे इसको टर्किश रूल भी कह सकते हैं, ऑटोमन एम्पायर को टर्किश एम्पायर भी कह सकते हैं। तो 15वीं शताब्दी से 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक, सॉरी 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इन्होंने रूल किया। ठीक, तो लेकिन बाल्कन्स का भी डिसइंटीग्रेशन होने लगा, क्योंकि इतने ज्यादा समय से रूल करते करते इन्होंने अपने कल्चर को थोपने की कोशिश की। टर्किश एम्पायर ने अपने कल्चर को थोपने की कोशिश। अब टर्किश आपको मालूम है मोस्टली मुस्लिम्स थे, ठीक है, और यहाँ पर जो यूरोपियंस थे वो मेनली क्रिश्चियंस थे। तो जाहिर सी बात है कि क्रिश्चियंस के ऊपर जब उनका कल्चर, दूसरे का कल्चर थोपा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। उन्होंने किया। ठीक, the spread of ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. अब ये रीजन एक्सप्लोसिव क्यों हो गया? एक्सप्लोसिव इसलिए हो गया, एक्सप्लोसिव का मतलब कि अब खतरनाक रीजन है। जब तक ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था तब तक तो ये रीजन खतरनाक नहीं था, लेकिन जैसे ही ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ, धीमे धीमे उसके सारे हिस्से उससे छूटने लगे, क्योंकि वहीं पे लोकली एक मूवमेंट खड़ा हो गया, स्लेव्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर कमजोर हो गया और उसको बड़ी कंट्रीज का सपोर्ट भी मिलने लगा। उन रेवोल्यूशनरीज को, जो आसपास की बड़ी यूरोपियन कंट्रीज थी, उसका सपोर्ट मिलने लगा। अब ये लोग सपोर्ट क्यों कर रही थी उनको? ये लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उनको बाल्कन एरिया से, क्योंकि बाल्कन एरिया बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया, तो इस एरिया पे उन सारी बड़ी यूरोपियन पावर्स की नजरें गड़ी हुई और वो इस एरिया को कंट्रोल करना चाहते। तो उनको लगता था कि पहले ऑटोमन एम्पायर को किसी तरीके से हटा दिया जाए। तो ऑटोमन एम्पायर को हटाने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ के जो लोकल इनहैबिटेंट्स हैं वही इतने ज्यादा वहाँ पे मिसट्रस्ट फैला हुआ है, इतने ज्यादा दुखी है वो ऑटोमन एम्पायर से कि खुद ही उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन करेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें उनका सपोर्ट करना है। तो ये सारे जो यूरोपियन पावर्स थी उनका सपोर्ट करती है। हालांकि ऑटोमन एम्पायर ने बड़ी कोशिश की कि किस तरीके से उनका ट्रस्ट जीता जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी किए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश की, पब्लिक ऑफिसेज में उनको इक्वालिटी दी गई, ठीक, और आर्मी में क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों को बराबर का अधिकार दिया गया, टैक्सेशन का सिस्टम रिफॉर्म किया गया, ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स किए गए, मतलब न्याय व्यवस्था इंप्रूव की गई, टॉर्चर, किसी तरीके का टॉर्चर नहीं किया जा सकता, टॉर्चर से अबॉलिश कर दिया गया, किसी भी तरीके के प्रिजन में किसी भी तरीके का अत्याचार नहीं किया जा सकता, ठीक है, करप्शन खत्म करने की कोशिश की गई, मतलब काफी रिफॉर्म्स किए टर्किश एम्पायर ने। लेकिन
ये रिफॉर्म बहुत लेट हुई थी, बहुत समय उन्होंने गवा दिया। तब तक बहुत ज्यादा दुखी वहां की जो जनता थी बड़ी दुखी हो चुकी थी टर्किश एम्पायर से, और वो अब उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और इसके साथ साथ रोमन एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हो गया। तो बाल्कन एरियाज को ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, और फिर यूरोपियन कंट्रीज ने उसको सपोर्ट किया, स्लेव्स को, और स्लेव्स ने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक, लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, ये जो कंट्रीज थी, इन्होंने पूरी तरीके से अब इस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। और यही कारण बना, क्योंकि ये चारों बड़ी बड़ी कंट्रीज बाल्कन एरियाज को जीतना चाहती थी, यही कारण बना किस चीज का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक बहुत प्रमुख कारण, हालांकि बहुत सारे कारण हैं। सर्बिया के रूलर ऑस्ट्रिया में मिलने गए तो उनकी वहां पे हत्या कर दी गई, तो वो तो बात अलग थी। ठीक है, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की हत्या कर दी गई, तो वो भी रीजन माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। लेकिन मेन रीजन ये बाल्कन प्रॉब्लम भी था। इस एरिया को कैप्चर करने के चक्कर में सारी यूरोपियन शक्तियां आपस में लड़ने लगी, और वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बन गया। ठीक है, तो बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग अब इसके क्वेश्चन आंसर मैं सेंड कर दूंगा। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं PDF के रूप में आपको सेंड करूंगा, और आपको उसे नोटबुक पे कंप्लीट कर दूंगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।